जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजद्रोह कानून के बारे में, यानी कि सेडिशन लॉ के बारे में। राजद्रोह कानून जो है दोस्तों, इसको हम लोग देशद्रोह कानून के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हमारे संविधान में देशद्रोह नामक शब्द को नहीं परिभाषित किया गया है, या फिर देशद्रोह जैसा कोई शब्द वहां पर नहीं लिखा है। यहाँ पर कौन सा शब्द है देशद्रोह की जगह? यहाँ पर है राजद्रोह, यानी कि सेडिशन लॉ। राजद्रोह शब्द को यहाँ पर बताया गया है। हालांकि राजद्रोह क्या है इसकी परिभाषा नहीं है। राजद्रोह शब्द है केवल हमारे संविधान में और आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज कि क्या है आखिर ये राजद्रोह कानून। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में कई लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया है। जैसे कुछ समय पहले जो कन्हैया कुमार हैं, आप लोग जानते होंगे, ये तो फेमस नाम है कन्हैया कुमार। जो कन्हैया कुमार थे, तो ये कौन थे? पहले ये जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो कन्हैया कुमार पर भी राजद्रोह या फिर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। यहाँ पर हम लोग राजद्रोह बोलेंगे क्योंकि देशद्रोह शब्द हमारे संविधान में या फिर आईपीसी में भी नहीं है, इसलिए राजद्रोह शब्द ही इसके लिए बहुत ज्यादा उचित है। तो कन्हैया कुमार पर भी चलाया गया था और एक बाद में कन्हैया कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया, छोड़ दिया। तो हालांकि ये मुकदमा भी चल रहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा देखिए, जो राजद्रोह का मुकदमा है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो बेंगलुरु के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उनका नाम है दिशा रवि। बेंगलोर के एक्टिविस्ट कौन है? दिशा रवि। तो उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। देखिए, जो दिशा रवि हैं, इन्होंने आखिर अपराध क्या किया था जिसकी वजह से उन पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया? देखिए, उन्होंने अपराध यह किया था कि उन्होंने एक टूल किट बनाया था। टूल किट, टूल किट, ये देख रहे होंगे। टूल किट आखिर क्या कहलाता है? देखिए, टूल किट एक ऐसे विचारों का या फिर ऐसे शब्दों का दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट है जिनके माध्यम से देश में हिंसा उत्पन्न हो सकती है या फिर आंदोलन और भी ज्यादा भड़क सकते हैं, हिंसात्मक हो सकते हैं। तो ऐसे शब्दों के समन्वय को या उनके डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे टूल किट। इन टूल किटों के माध्यम से क्या होता है, देखिए कि इनको सोशल मीडिया पर अपलोड करके उनको प्रसारित किया जाता है और ये ढेर सारे लोगों के बीच में जाते हैं और ये गलत विचार को, यानी कि नेगेटिव थॉट को लोगों में फैलाते हैं, जिससे कि देश में दंगे भड़क जाएं या फिर आंदोलन में हिंसात्मक चीजें उठ जाएं ऊपर। तो इसलिए ये टूल किट उन्होंने बनाया था। और जो दिशा रवि है, बेंगलोर से थी, इन्होंने क्या किया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसमें ऐसे सभी लोगों को जोड़ा था जो टूल किट बनाते थे और सोशल मीडिया पर उनको प्रसारित करते थे। देखिए, एक्चुअली जो दिशा रवि हैं, ये पर्यावरण संरक्षण संबंधी एक अभियान है वहां पर बेंगलोर में, जिसका नाम है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो उस पर भी ये शामिल हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये काम करती हैं। तो इन पर मुकदमा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो किसान आंदोलन था उसके लिए इन्होंने टूल किट प्रसारित किया, टूल किट बनाया और सोशल मीडिया पर उसको प्रसारित किया। इस कारण उनको राजद्रोह का उन पर मुकदमा चलाया गया। तो अब देखिए, राजद्रोह का मुकदमा आखिर है क्या? राजद्रोह कानून क्या कहलाता है? कौन कौन से इसमें ऐसे शब्द हैं जिनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो राजद्रोह के अंतर्गत आएंगे? तो देखिए, सबसे पहला है सरकार के प्रति घृणा या फिर अवमानना उत्पन्न करना। एक ऐसी सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करना जो कि कानून के द्वारा बनाई गई हो और कानून के अनुसार काम कर रही हो, यानी कि सफल सरकार हो, और यदि हम उसके प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं या फिर उस सरकार की अवमानना करते हैं और हमारी जो भावना है वो गलत है, भावना हमारी देश को तोड़ने वाली है, तो ऐसी भावना को हम या फिर ऐसे विचारों के समन्वय को हम लोग बोलेंगे राजद्रोह है। ठीक है, यानी कि ये शब्द आएंगे राजद्रोह कानून के अंतर्गत। जिन शब्दों के माध्यम से देश में हिंसा उत्पन्न हो जाए या फिर आतंकवादी समूह भी आगे बढ़ जाएं या उनको प्रमोशन मिले या वो प्रमोट हो जाएं। इसके अलावा जो नक्सलवाद है, इसको भी हम लोग यदि हम समर्थन दे रहे हैं तो वो सभी राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा विचार जो देश को तोड़ने की बात करे तो वो राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, राजद्रोह जो है इसको हम लोग बिल्कुल ही डीप से स्टडी करने की कोशिश करेंगे
और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है। देखिए इसका इतिहास क्या है, राजद्रोह कानून। राजद्रोह शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कहां से हुई थी? तो देखिए राजद्रोह कानून की सबसे पहले उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में देखिए दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई ब्रिटेन से। देखिए एक्चुअली इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी? जॉर्ज पंचम शासक था इंग्लैंड में, वो बहुत ही ज्यादा निरंकुश शासक था। इतना निरंकुश शासक था कि लोगों को वो चाहता था कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ ना बोले, यानी कि वो अपने एक प्रकार की तानाशाही चलाना चाहता था। जो भी व्यक्ति उनकी सरकार के खिलाफ बोलता था तो उनको वो मार देना चाहते थे। तो मारने के लिए कोई कानून तो चाहिए ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि राजद्रोह नामक कानून उस टाइम पर वहां पर लोगों को परिचित कराया इस कानून से। और जो व्यक्ति उनकी सरकार के खिलाफ बोलते थे तो उनको ये इस कानून के अंतर्गत, राजद्रोह कानून के अंतर्गत ये क्या करते थे, उनको फांसी लगा देते थे या उनको मरवा देते थे। तो इस तरह से इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ। मतलब तानाशाही को प्रमोट करने के लिए जॉर्ज पंचम ने इसको लागू किया इंग्लैंड में। तो इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, थॉमस मैकाले, ये भी ब्रिटेन के ही एक इतिहासकार रहे हैं। थॉमस मैकाले ने सबसे पहले 1837 में राजद्रोह कानून का मसौदा यानी उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया। किसने सबसे पहले मसौदा तैयार किया था राजद्रोह कानून का? थॉमस मैकाले ने 1837 में। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात याद रखना कि जो थॉमस मैकाले ने इसका 1837 में मसौदा तैयार किया था, उस कानून को उन्होंने आईपीसी में शामिल नहीं किया था। यानी कि राजद्रोह कानून भारत में अभी तक नहीं आया, आईपीसी में शामिल नहीं किया था। आईपीसी का निर्माण कब हुआ था? 1860 में। तो 1860 में जो आईपीसी बनी थी उसमें इसको शामिल नहीं किया था थॉमस मैकाले ने, केवल इसका डॉक्यूमेंट तैयार किया था कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी, जैसे इसकी परिभाषा में क्या होगा और कौन कौन से व्यक्ति, मतलब कौन कौन से तरह के अपराध हैं जिसके अंतर्गत व्यक्तियों पर इस तरह का केस लगाया जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने पूरा इसका डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया था, लेकिन इसको आईपीसी में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखिए इसको भारत की आईपीसी में कब शामिल किया गया? जब 1837 में तो नहीं किया गया। तो देखिए आईपीसी कब बनी? 1860 में। सर जेम्स स्टीफन ने 1870 में जो राजद्रोह का कानून है इसको आईपीसी में शामिल किया। किसने शामिल किया? सर जेम्स स्टीफन ने। कब शामिल किया? 1870 में आईपीसी में शामिल कर दिया राजद्रोह के कानून को। अब देखिए क्या हुआ, राजद्रोह के कानून को जब इसमें शामिल कर दिया तो इसमें एक धारा बनाई गई अलग से 124A। पहले 124 थी तो 124 में एक और जोड़ दिया ए, तो ए में रख दिया राजद्रोह कानून को। ठीक है, कुल आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? हमारे जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कुल धाराओं की संख्या है 511। तो उनमें से जो 124A धारा है उसमें राजद्रोह कानून के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से इसको हमारे आईपीसी में 1870 में जोड़ा गया था। आप लोग समझ सकते हैं कि सर जेम्स स्टीफन ने 1870 में ये राजद्रोह कानून को आईपीसी में क्यों शामिल किया होगा, आखिर कौन सी वो वजह रही होगी। तो देखिए इसकी यदि हम वजह की बात करें तो इसकी वजह यही है कि देखिए 1870 का जो टाइम पीरियड है ये भारत में स्वतंत्रता आंदोलन एक तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। ढेर सारे आंदोलनकारी थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो उन आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए सर जेम्स स्टीफन ने राजद्रोह का कानून आईपीसी में शामिल किया, ताकि राजद्रोह के कानून के माध्यम से हम लोग क्या कर सकें, आंदोलनकारियों का दमन कर सकें। जो निर्दोष आंदोलनकारी हैं उनको भी हम लोग फांसी की सजा दे सकें या उनका दमन कर सकें, उनको मार सकें, ताकि ब्रिटिश सरकार भारत में सुचारू रूप से शासन करती रहे। तो इसलिए सर जेम्स स्टीफन ने इसको क्या किया कि आईपीसी में शामिल किया। इसको तो सर भी बोलना बेकार है ना इतना ये, क्योंकि ये जो ये राजद्रोह का कानून लेकर आए थे तो ये सीधे एक्चुअली में क्या था इनका मकसद कि आंदोलनकारियों का दमन करना, तो इसलिए ये लेकर आए। अब देखिए इसमें देखते हैं कि दंड किस किस तरह से दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा उसको कौन कौन से दंड दिए जाएंगे। देखिए पहला तो यह है कि उसका जो जमानत है वो गैर जमानती रहेगी, मतलब गैर जमानती अपराध है। यदि किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी,
जब तक कि उसको कोर्ट ना कर दे। देखिए इसमें यदि कैद की बात करें तो 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक, यदि अपराध छोटा मोटा है तो 3 वर्ष की सजा और उस पर कुछ फाइन भी लगाया जा सकता है, और यदि अपराध थोड़ा संगीन है तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। देखिए मूल अधिकारों से भी इसका कुछ टकराव है। अब यहाँ पर देख लीजिए दंड में क्या है, यदि कोई व्यक्ति उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तब फिर वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यदि अपराध सिद्ध हो जाता है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो उसकी एबिलिटी समाप्त हो जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए मूल अधिकारों से टकराव इसका किस तरह से है। ये दोस्तों ये जो बात है मूल अधिकारों से टकराव वाली, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप आईएएस पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी तरह से प्री या मेंस में, ठीक है, कि आखिर राजद्रोह कानून के पक्ष या फिर विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। क्या राजद्रोह कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनमें टकराव उत्पन्न करता है? तो इस तरह की प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से बना करके। तो इसको समझ लीजिए। देखिए मूल अधिकारों से इसका टकराव क्या है। मूल अधिकारों में एक आर्टिकल है 19, जो 19 आर्टिकल है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, और जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं उनमें एक स्वतंत्रता है राइट टू स्पीच, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसमें देखिए कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कि कोई मूवी बन रही है तो मूवी भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो लोग अपने विचारों को समाज में फैलाते हैं, देश में फैलाते हैं, तो उनका देश में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा ये है कि यदि कोई मीडिया है, मीडिया की भी स्वतंत्रता इसमें आती है, तो उसमें भी देखिए कि ये भी राइट टू स्पीच के अंतर्गत आएगा। यदि हम लोग सरकार की आलोचना करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, उसके जो काम है उनकी निंदा कर रहे हैं, तो ये भी राइट टू स्पीच के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि हम सरकार की आलोचना करते हैं और इस तरह से करते हैं जैसे हम सरकार से घृणा करते हों और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे कि दंगे भड़क जाएं या फिर देश में अशांति उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाए, तब वो चीज आ जाएगी राजद्रोह के अंतर्गत, एक अपराध के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि राजद्रोह कानून के अंतर्गत जो अपराध है उसके अंतर्गत आ जाएगी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह कानून, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। यदि हमने इस राजद्रोह कानून को ठीक से या फिर सोच समझकर प्रयोग नहीं किया तो हम किसी मासूम व्यक्ति को जिसने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया है उसको भी हम दोषी ठहरा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 4 लोग हैं बैठ करके किसी सरकार की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि उस सरकार के प्रति हमारे मन में कोई घृणा नहीं है, ठीक है, उसके केवल कामों की बुराई कर रहे हैं ताकि वो बात जो हम बोल रहे हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उन चीजों को समझे और सुधार करने के लिए प्रयास करे। यानी कि हम देश के लिए देश का सहयोग कर रहे हैं, जो हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उनके यदि उन विचारों को सरकार अपनाती है तो कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो इस तरह ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और यदि हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता लेकिन बुराइयां बहुत सारी हो सकती हैं, तो वो सभी आ जाएंगे राजद्रोह कानून के अंतर्गत। तो इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। अब देखिए लोग पूछते हैं क्या राजद्रोह कानून सही है या फिर गलत है, क्या राजद्रोह कानून को समाप्त कर देना चाहिए, भारत से आईपीसी से हटा देना चाहिए या फिर उसको नहीं हटाया जाना चाहिए। तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कि राजद्रोह कानून सही है या गलत है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो देखिए सबसे पहले हम राजद्रोह कानून के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो तर्क में क्या होगा, पक्ष में क्या है, देखिए राजद्रोह कानून को समाप्त नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि भारत अभी देखिए, भारत अभी ढेर सारी समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद और इसके अलावा ढेर सारे आतंकी समूह भारत में काम कर रहे हैं लगातार, चोरी छुपके किसी भी तरह से वो काम कर तो रहे ही हैं। और ढेर सारे लोग हैं जो आतंकी समूहों को सहायता देते हैं या फिर उनको समर्थन प्रदान करते हैं। तो जो समूह आतंकी गतिविधियों को समर्थन देते हैं, जो लोग समर्थन देते हैं, तो ऐसे लोगों को शांत करने के लिए या ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए राजद्रोह जैसे कानून की आवश्यकता है। यदि यह कानून समाप्त कर दिया जाएगा तो लोग फिर खुलेआम क्या करेंगे कि देश में वैमनस्य फैलाएंगे और घृणा उत्पन्न करेंगे, देश में
ऐसे कुछ विचार प्रस्तुत कर देंगे टूल किट के माध्यम से या किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश में एकदम निगेटिव एनर्जी फैल जाएगी चारों तरफ। ठीक है, तो देश का माहौल पूरा खराब हो जाएगा और संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल भंग हो जाएगी। तो इसलिए राजद्रोह जैसे कानून की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, यदि इसके विपक्ष में तर्क देखें, कुछ लोगों को मानना ये भी है कि राजद्रोह जैसे कानून को समाप्त कर देना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि देखिए, राजद्रोह कानून को इसलिए समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि जहां पर इस राजद्रोह शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जहां से इस कानून का जन्म या उद्भव हुआ था, इंग्लैंड, तो ब्रिटेन ने भी यानी कि इंग्लैंड ने भी इस कानून को समाप्त कर दिया है। तो जब ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया है तो हमको भी समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सारांश में हम लोग यही कह सकते हैं, जो निष्कर्ष इसका ये है कि देखिए, ब्रिटेन ने हालांकि समाप्त कर दिया है इस कानून को, देशद्रोह या राजद्रोह कानून को, क्योंकि ब्रिटेन के पास अभी उतनी ज्यादा समस्याएं नहीं है आतंकवाद से संबंधित, या फिर ढेर तरह के आतंकी समूह वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। जबकि भारत जैसे देश, जिसके चारों ओर पाकिस्तान जैसे देश रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान और ढेर सारे ऐसे देश हैं जो आतंकी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए, या फिर पाकिस्तान भारत के कानूनों का गलत फायदा ना उठाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस कानून को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। अगर ये कानून समाप्त हो जाएगा तो लोग आसानी से भड़क सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का डर या फिर भय भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस कानून को समाप्त करना अभी उचित नहीं है। हालांकि राजद्रोह का जो कानून है, इसको सोच समझकर और बड़ी समझदारी के साथ में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि इसके प्रयोग करने के समय हम थोड़ी भी अगर हम लापरवाही दिखाई तो हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या उसके जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह कानून की जो परिभाषा में शब्द है उनमें थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरह से हम इसको बड़ी ही सोच समझकर प्रयोग करेंगे, और राजद्रोह का कानून अभी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसको समाप्त करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका जो प्रयोग है वो समझदारी के साथ में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, न्यूज में भी रहा है, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे दिशा रवि जो हैं, तो इनका भी मैटर चल रहा है। देखिए, कुछ जो पत्रकार रहे हैं, अभी 6 पत्रकारों पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ रहा था। तो देखिए, जो बीजेपी की एक प्रमुख प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन पर भी टूल किट से संबंधित मैटर चल रहा है। तो इन सब चीजों को आप थोड़े डीप में समझने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा, और जल्दी ही मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद।